am live. Is the audio video all good to go? बता दो एक बार. मैं live हूँ and is the audio video good to go? आज हम करेंगे एक important chapter which is ITR, जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतज़ार था कि मैम कब ITR का चैप्टर आप लेने वाली हो. तो हियर मैं ITR का चैप्टर लूँगी. ओनली थिंग इज़ क्या है कि आज मुझे एक जगह इम्पॉर्टेंट एक मीटिंग है, तो आई हैव टू गो आउट. तो मैं 1 आवर ही आज लेक्चर ले पाऊंगी. तो इसका पार्ट 2 फिर मैं कंप्लीट करूंगी. वॉइस लो है का एक दबा ज़रा. सबके लिए वॉइस ये है क्या? चेक करो. हाँ, वी आर इंक्रीजिंग द वॉइस, डोंट वरी. ऑल ओके, ग्रेट. लेट्स गेट स्टार्टेड. ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे. आई गेट स्टार्टेड क्योंकि मुझे ITR फिर पार्ट 1 पार्ट 2 लगेगा कंप्लीट करने में, तो कर लेंगे. कल अगर मैं मोस्टली मेरी आरएम बैच को छुट्टी दूंगी तो मेरा प्लान है कल मैं जल्दी ले लूँगी, 8:30 से 10 वगैरह ले लेंगे. और उसके बाद देन यू कैन डू लॉ बिकॉज टुमारो दैट्स माई प्लान. मेरी आरएम बैच को कल मैं छुट्टी दूंगी तो मैं आपके साथ ITR का पार्ट 2 कंप्लीट कर दूंगी. अब वॉइस इंक्रीज कर दो. कर रहे हैं. ओके, अब सुनो. नाउ लेट अस आल्सो अंडरस्टैंड कि आई हैव गिवन यू अ रिकॉर्डेड लेक्चर ऑफ सेट ऑफ. आपने देख लिया क्या? वो काफ़ी डिटेल में किया था. हाँ, तो मैंने काफ़ी डिटेल में किया है. आपने देख लिया है क्या? हाँ. और उसके बाद अभी मैं क्या करूँगी, कहूट पे टेस्ट इज़ रेडी. मैं कल या परसों उसका लिंक या यहाँ पे क्लास में यूट्यूब पे यू वांट टू प्ले क्या ऑफलाइन मोड में करना है? सो वी कैन टेक अ कॉल. कैसे करना है? तो क्या हो जाता? हाँ, तो वैसा ही प्ले कर देंगे. तो एक दिन मैं कहूट का टेस्ट भी ले लूंगी सेट ऑफ का. तो मैं जो चैप्टर आपके साथ करा रही हूँ तो उसका टेस्ट भी ले लूंगी. ग्रेट, देखा है ना? लवली. अभी वो एक्सक्यूजेज नहीं चलेंगे कि मैम रिकॉर्डेड है या लाइव है, वो नहीं. यू हैव टू ग्रो अप. हम रिवीजन ले रहे हैं, यही एक्स्ट्रा है. पढ़ा के हो चुका है तो अंडरस्टैंड. दिस इज जस्ट टू गिव यू अ पुश. अब कोई नखरे नहीं करने, पढ़ाई करनी है और एग्जाम क्लियर करना है. दैट्स इट. चलो अब हम स्टार्ट करेंगे. iOS का टेस्ट दे दिया, बढ़िया. अब मैं सेट ऑफ का टेस्ट भी लेने वाली हूँ. ठीक है. अब मैं ITR का चैप्टर मेरे साथ फटाफट फटाफट मस्त नोट्स बनाने जाने हैं. यहाँ पे हुए काफी सारे अमेंडमेंट्स. अगर आप नवंबर 22 के स्टूडेंट्स हो तो गाइज देयर आर लॉट ऑफ अमेंडमेंट्स जो आपको फोकस करने पड़ेंगे. तो हियर लेट्स स्टार्ट. आज मुझे सिर्फ क्या है, एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है. सो आई हैव अ मीटिंग, सो आई विल स्टॉप द क्लास एट 12:30. तो मैं क्लास 12:30 बजे स्टॉप कर दूंगी. ठीक है. यस. सो इसलिए जितना हो सकता है हम करके लेंगे. ठीक है. हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं. अब मैं लेने वाली हूँ ITR. अब फटाफट ITR के सेक्शंस के साथ फटाफट मैं मस्त चार्ट बना के दूंगी. आप नोटबुक में प्लीज मेरे साथ चार्ट बनाइए. एक पेपर एक पेन लेकिन चार्ट बनाइएगा. फर्स्ट, सेक्शन 139(1). सेक्शन 139(1) गिव्स यू ड्यू डेट्स ऑफ ITR. ये देता है आपको ड्यू डेट्स ऑफ ITR. कोई बात नहीं, इसको पार्ट 1 पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को. तो सेक्शन 131 गिव्स यू ड्यू डेट्स ऑफ ITR. इसकी क्या ड्यू डेट्स है समझ के लो. आपके पास 3 ड्यू डेट्स होती है. क्या ड्यू डेट्स होती है? देखो, एक होती है 31 जुलाई वाली, दूसरी होती है 31 अक्टूबर और एक होती है 30 नवंबर. अब जो 30 नवंबर वाली ड्यू डेट होती है ये आपको फाइनल में आप पढ़ोगे. ये उन असेसीज के लिए बेटा जिनको ट्रांसफर प्राइसिंग एप्लीकेबल होता है. तो यू आर गोइंग टू स्टडी दिस इन फाइनल. अब 139(1) की 3 ड्यू डेट्स है, 31 जुलाई एंड 31 अक्टूबर. 31 अक्टूबर इज फॉर ऑल कॉर्पोरेट असेसीज. यहाँ ICI को क्या पसंद है मैं वो भी बोलूंगी. ITR का चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम व्यू पॉइंट से, इसको स्कोर करने के व्यू पॉइंट से, अमेंडमेंट के व्यू पॉइंट से. सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट वी आर डूइंग टुडे. इसलिए मैंने इसका रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं, मैं आपके साथ करवा रही हूँ लाइव. ऑल कॉर्पोरेट्स को माने इररिस्पेक्टिव वेदर दे हैव टैक्स ऑडिट और नो टैक्स ऑडिट, वेदर टैक्स ऑडिट और नो टैक्स ऑडिट. कंपनीज को कंपनी एक्ट का ऑडिट करवाना पड़ता है. किसी दूसरे एक्ट के तहत अगर आपको ऑडिट करवाना पड़ता है तो कंपलसरी आपके लिए ड्यू डेट हो जाती है 31 अक्टूबर. सो अगर अदर असेसीज आर देयर who have audits
तो आपको किसी भी एक्ट के तहत ऑडिट करवाना पड़े, जैसे कि आपको अगर LLP भी है, या आपको अगर टैक्स ऑडिट भी आता है, इनकम टैक्स वाला, तो आपके लिए 31 अक्टूबर। पता है LLP एक्ट आपने शायद पढ़ा नहीं होगा, बट अगर LLP एक्ट में अगर किसी का टर्नओवर 40 लाख या एक लिमिट क्रॉस कर देता है तो उसको ऑडिट LLP एक्ट का होता है। तो वैसे LLP के लिए भी ड्यू डेट हो जाती है 31 अक्टूबर। तो ओवरऑल मैम बता दीजिए 31 अक्टूबर ये ड्यू डेट किसके लिए है? वन, इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल कॉर्पोरेट असेसी वेदर टैक्स ऑडिट और नो टैक्स ऑडिट। दूसरा, इट इज फॉर अदर असेसीज हु हैव ऑडिट्स। ओके, नाउ जैसे कि अदर असेसीज जिनको टैक्स ऑडिट मान लो आ गया, तो इसके एग्जांपल्स क्या है? जिनको टैक्स ऑडिट आ गया, यस तो आपको टैक्स ऑडिट आता है, इधर आप 44AB में डायरेक्टली आते हो जहां आपका टर्नओवर 1 CR/10 CR वाला है, या आप 44AD जो प्रिजम्पटिव है आप उसके अंदर 5 साल तक नहीं रहते हो, सो यू कम आउट ऑफ 44AD, so you come out of 44AD। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ICAI को देना बहुत पसंद है। यहाँ ना जानबूझ के आपको टर्नओवर देंगे, जानबूझ के बोलेंगे उसका टर्नओवर सिर्फ 50 लाख है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि मैम फिर उसकी ड्यू डेट 31 जुलाई। कंफ्यूज नहीं होना है, आपको समझ में आ रहा है? फिर कंफ्यूज नहीं होना है इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस। देखो क्या होता है ना, टैक्स ऑडिट आइदर 44AB में कभी कभी टर्नओवर के बेसिस पे भी लगता है, कभी कभी जब आप प्रिजम्पटिव के बाहर आते हो। सो जैसे कि 44AD का रूल है कि यू मस्ट रिमेन इन 44AD एटलीस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। यू मस्ट रिमेन इन 44AD एटलीस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। लेकिन अगर आप उसके पहले आउट आ जाते हो, आप उसके पहले बाहर आ जाते हो, तो बॉस आपको करवाना पड़ेगा टैक्स ऑडिट। So you come out of 44AD, then there is compulsory tax audit, मतलब there is compulsory tax audit irrespective of turnover। तो आपका टर्नओवर कितना भी हो ना, ये ICAI को पूछना बहुत पसंद है कि यार इसकी ड्यू डेट क्या होगी। तो फिर ऐसे केस में ड्यू डेट 31 अक्टूबर होगी बॉस, ऐसे केस में ड्यू डेट क्या होगी? 31 अक्टूबर, करेक्ट। या you do not opt for you do not opt for other presumptive sections भी है ना, तो वो भी है। तीसरा, you do not opt for presumptive, you do not opt for presumptive basis। बाकी के बचे हुए सेक्शंस 44AD तो मैंने यहाँ कवर कर लिया बेटा, एकदम शांति से करो। ये ना चैप्टर ICAI डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस पे मार्क्स बहुत होता है, वेटेज होता है। ये जो छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं ना, ये आपको पास कराने में हेल्प करता है, क्योंकि 3-4 मार्क्स यहाँ, 2-3 मार्क्स उस छोटे चैप्टर में, तो आपका एग्रीगेट, पासिंग, एग्जाम्शन, इसमें हेल्प करता है आपको। और एक असेसी आएगा तीसरा, और एक असेसी 4th केस भी आएगा जिसके लिए ड्यू डेट 31 अक्टूबर होगी। तो पहले ऑल कॉर्पोरेट असेसीज वेदर टैक्स ऑडिट और नो टैक्स ऑडिट, अदर असेसीज जो ऑडिट में कवर होते हैं, तो जैसे कि टैक्स ऑडिट या किसी और एक्ट के ऑडिट में आप कवर हो गए, तो आपको बेटा कंपलसरी है कि आपको 31 अक्टूबर की डेट करनी पड़ेगी। अब चौथा क्या है? चौथा है यू आर अ पार्टनर, तुम पार्टनर ऐसे फर्म के पार्टनर हो जिस फर्म को टैक्स ऑडिट है, करेक्ट, जिस फर्म को टैक्स ऑडिट है। तो बेटा अगर फर्म की बुक्स फाइनल नहीं होंगी तो पार्टनर की बुक्स कैसे फाइनल हो सकती है? तो फर्म के लिए अगर टैक्स ऑडिट है, माने फर्म के लिए अगर 31 अक्टूबर का डेट है, तो आपके लिए भी, आप पार्टनर हो उस फर्म के, तो आपके लिए भी ड्यू डेट बन जाएगी 31 अक्टूबर। पहले ना यहाँ देखो, मैं लिखते लिखते मैं रुक गई। वर्किंग, पहले ये अप्लाई सिर्फ वर्किंग पार्टनर को था, अब कोई भी पार्टनर। तो पर्पसली ना आपको कंफ्यूज करते हैं कि ही इज नॉट अ वर्किंग पार्टनर, तो उसका ड्यू डेट क्या होगा? बॉस तुम वर्किंग हो या नॉट वर्किंग हो, आपके लिए ड्यू डेट हमेशा 31 अक्टूबर होगी। वो वर्किंग और नॉन वर्किंग पता है पूरे इनकम टैक्स में सिर्फ एक जगह पे लगता है, सैलरी के लिए। फर्म सिर्फ और सिर्फ वर्किंग पार्टनर को सैलरी दे सकती है, फर्म सिर्फ और सिर्फ वर्किंग पार्टनर को सैलरी दे सकते हैं, बाकी किसी को नहीं दे सकती। इज दैट ओके? फंडा क्लियर है मैम? 30 नवंबर वाला तो हम फाइनल में पढ़ेंगे, वो ट्रांसफर प्राइसिंग वाला है, ठीक है। अब देखो 31 जुलाई में कौन आता है? चमेली, भूलना मत चमेली को, इन्फोसिस में जॉब करती है, सैलरीड है, वो इधर ही आएगी, 31 जुलाई में आएगी। या
तो यहाँ कौन आता है? पहले तो यहाँ आएंगे नॉन कॉर्पोरेट असेसीज, नॉन कॉर्पोरेट असेसी who are not having tax audit, और मे बी आपने प्रिजम्पटिव ऑप्ट कर लिया होगा, और यू हैव ऑप्टेड फॉर प्रिजम्पटिव। तिशा कौन सा पॉइंट फिर से बताओ बेटा, बोल रही है थर्ड वाला। माय गॉड, एडमिन 1, मैम आई स्कोर्ड 82 मार्क्स इन टैक्सेशन फ्रॉम योर लेक्चर। 82 इज अ फैंटास्टिक स्कोर, बिकॉज इस टाइम टैक्स का पेपर काफी ट्रिकी था, एंड इफ यू गेट 82 दैट्स रियली सुपर्ब, वेरी गुड। हाँ पार्टी बनती है। हाँ थर्ड पॉइंट, हाँ बेटा इफ यू डू नॉट ऑप्ट फॉर प्रिजम्पटिव, जैसे तेरे को पता है वो गुड्स कैरेजेस वाला है, ट्रक्स वाला है, जैसे तिशा 44 AE वाला है। देख तेरे को 44 AE वाला ऑप्शन है, लेकिन तू ऑप्ट नहीं कर रही है, लेकिन तुम ऑप्ट नहीं कर रहे हो, देन क्या होगा? देन यू डू नॉट ऑप्ट, यू डिसाइड नहीं मुझे तो कम ही प्रॉफिट डिक्लेयर करना है, फिर कुछ नहीं, फिर तेरे को टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। और टैक्स ऑडिट है ना, कभी कभी आपको पनिशमेंट के तौर पे भी दिया जाता है जब आप प्रिजम्पटिव के लिए ऑप्ट नहीं करते, ठीक है? नहीं संजू, थर्ड पॉइंट रॉन्ग नहीं लिखा है संजू, सही लिखा है। व्हेन यू डू नॉट ऑप्ट फॉर प्रिजम्पटिव, व्हेन यू ऑप्ट आउट ऑफ जैसे 44 AE और 44 ADA, जब आप ये ऑप्ट आप एप्लीकेबल है, फिर भी आप लोअर प्रॉफिट डिक्लेयर कर रहे हो, तो फिर आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ता है। 44 AD में सिर्फ कंडीशन क्या है, ये बिजनेस वाला 8%, वो बोलता है 44 AD क्या बोलता है, 5 साल तक 44 AD के अंदर रहने का। तुम अगर 5 साल के पहले 44 AD से बाहर आ गए तो तुमको टैक्स ऑडिट करना पड़ेगा। ओ नॉट लिखना भूल गई, सॉरी 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 सॉरी, ऑफ कोर्स नॉट माय मिस्टेक, आई एम सॉरी, नॉट लिखना भूल गई। मेरे साथ हमेशा ऐसे होता है, मैं नॉट बहुत बार हो जाता है कि मेरे हाथ से रह जाता है, सॉरी। बोलते वक्त मैंने बोला लेकिन लिख दिया अभी, ठीक है? हाँ अब देखो 31 जुलाई किसके लिए डेट है? नॉन कॉर्पोरेट असेसी नॉट हैविंग टैक्स ऑडिट लिखा हुआ है यहाँ पे, नॉट हैविंग टैक्स ऑडिट, और उसके बाद ऑप्टेड फॉर प्रिजम्पटिव बेसिस। तो अगर आपने प्रिजम्पटिव बेसिस के लिए ऑप्ट कर ही लिया है, मतलब आप 8% या उससे ज्यादा, तो आपको बुक्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, उसको टैक्स ऑडिट करवाने की भी जरूरत नहीं होती है। सो इफ यू हैव ऑप्टेड फॉर प्रिजम्पटिव बेसिस देन नो टैक्स ऑडिट, एंड बिकॉज देयर इज नो टैक्स ऑडिट योर ड्यू डेट इज 31 जुलाई, योर ड्यू डेट इज 31 जुलाई। इज दैट ओके टू एवरीबडी? चेक करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस टाइप का एक MCQ या केस सिनेरियो आता है ना MCQ, जहाँ पे स्टोरी स्टार्ट होगी, मिस्टर एक्स फलाना फलाना उसने किया रिटर्न के बारे में, ऑडिट है, उसने प्रिजम्पटिव नहीं ऑप्ट किया तो क्या आंसर आएगा। तो केस स्टडी क्या होता है, जो ये बड़े क्वेश्चंस होते हैं ना, और उसके नीचे 4-5 मल्टीपल चॉइस, वो ही है केस स्टडी। मतलब कुछ अलग नहीं है, एक तो डरने का नहीं, ठीक है? समीक्षा is saying ma'am your students are used to it that not being not there, okay। अब सुनो आगे, तो 31 जुलाई में तीसरा आएगा सैलरीड पर्सन। सैलरीड पर्सन को बिजनेस ही नहीं है ना, तो उसके लिए तो 31 जुलाई आएगा, उनको टर्नओवर ही नहीं है, हो गया? हाँ सैलरीड पर्सन या सिर्फ अदर इनकम, मतलब उनको बिजनेस नहीं है। थर्टी जुलाई का पॉइंट 2 बता दो। अरे जैसे यू ऑप्टेड फॉर 44 AD, मतलब ये कुछ अलग नहीं है। देखो मैं एक चीज बताती हूँ, ऐसे ऐसे पूछती है, मिस्टर एक्स का टर्नओवर 2 करोड़ है, ही ऑप्टेड फॉर 44 AD, तो बॉस 44 AD के हिसाब से इनकम निकालने का, और उसका ड्यू डेट भी 31 जुलाई हो जाता है। ही डिड नॉट ऑप्ट फॉर 44 AD, देन ड्यू डेट बिकम्स 31 अक्टूबर। ये ICAI को पूछने का तरीका है, इसलिए मैं वैसे लिखवा रही हूँ। पूजा देखो समझा क्या? इफ यू हैव ऑप्टेड फॉर प्रिजम्पटिव बेसिस तो नो टैक्स ऑडिट, नो टैक्स ऑडिट मींस ड्यू डेट इज 31 जुलाई। इनडायरेक्टली ICAI इसको यूज करती है। पूजा मेरे को थम्स अप दे दे। अब हो गया क्या ये? आज ऐसे सब फ्लो चार्ट के फॉर्म में बताऊंगी। आज इनफैक्ट मैं टाइमलाइन करके एक अपडेटेड रिटर्न जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी बताऊंगी, ठीक है? अब फोकस करते हैं। सैलरीड पर्सन ऑप्ट इन ऑप्ट आउट प्रिजम्पटिव से नहीं, नयनी
ऑप्ट इन ऑप्ट आउट 115 बैक में से कर सकता है। तू कंफ्यूज हो रही है, ऐसा होता है देख, व्हेन यू आर स्टडीइंग टू मेनी थिंग्स, आपको ये होता है कि मैम ये तो पढ़ा है मैंने ऐसे, ना 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 ना, सैलरीड पर्सन बैक 115 बैक वाला जो प्रिजम्पटिव बेसिस का टैक्सेशन होता है ना, उसमें से ऑप्ट इन ऑप्ट आउट कर सकते हैं। बिजनेस वाले लोगों ने एक बार अंदर चले गए ना, तो अगर आप उसके बाद बाहर आ गए ना, लाइफ टाइम के लिए आप फिर से बैक में नहीं जा सकते, वो ऑप्शन बैक के लिए है ना, यानी हाँ, समझी क्या? इसमें वो ऑडिट और उसका कोई लेना देना नहीं है। प्रिजम्पटिव देखो, मैं सीक्वेंस भी इसलिए लेती हूँ, 44 AD क्या है, 44 AD बिजनेस वाला 8% ऑब्लिक 6% है, 44 AD ए क्या है, प्रोफेशनल्स का 50%, एंड 44 AE क्या है, ट्रक्स गुड्स कैरेजेस का। आप जब जब ये पढ़ते हो, पता है अब यहाँ पे लिखा है ना, तो ये आप हेडलाइंस में लिख दो, 10 गुड्स कैरेजेस, 10 गुड्स कैरेजेस हेडलाइंस में लिख दो। इस पेज पे जिस सेक्शन का रेफरेंस आ गया ताबड़तोड़ वो लिख के लो ऊपर, बाद में नहीं तो आपको कंफ्यूजन होता है क्या है, लिख के लेने का हमेशा। Tisha, yes, you have to calculate both as per normal and 44 AD and then choose whichever is better. Yes, you opt for presumptive basis but you show lower income, then आपको टैक्स ऑडिट आ जाता है फिर। Don't get confused, just simple thing. You are a corporate assessee, I'll give you a conclusion, don't get confused. You are a corporate assessee, due date is 31st October. I am a firm and I'm having tax audit, the due date is 31st October. My firm is having tax audit, then the partners of the firm will also, the due date will be 31st October. By chance ICAI likes to just put up this simple question कि आप प्रिजम्पटिव में कवर्ड थे लेकिन आप उसके बाहर आ गए 5 साल के पहले, या आपने ऑप्ट ही नहीं किया, आपने लोअर दिखाया, तो पनिशमेंट के तौर पर आपको बोलते हैं कि आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। तो आपको टैक्स ऑडिट आ गया तो बेटा आपका ड्यू डेट क्या हो जाएगा, 31 अक्टूबर। बस बात इतनी सिंपल है, आप कंफ्यूज मत हो और कॉम्प्लिकेटेड मत करो उसको, डोंट कॉम्प्लिकेट थिंग्स। नाउ 31 जुलाई यू आर अ नॉन कॉर्पोरेट असेसी, माने आप फर्म है और आपको टैक्स ऑडिट नहीं है, तो बेटा आपके लिए ड्यू डेट 31 जुलाई, आपको ज्यादा टाइम की जरूरत नहीं है। मेरे पार्टनर्स के लिए भी ड्यू डेट 31 जुलाई हो जाएगा। फिर मैंने चुपचाप अच्छे बच्चे के जैसे 44 AD 44 AE 44 ADA प्रिजम्पटिव वाला ऑप्ट कर दिया, बेस्ट है। तुमको तो बुक्स भी मेंटेन करने की जरूरत नहीं है यार, तुम बुक्स ही मेंटेन नहीं करोगे तो ऑडिट कहां से करोगे? जब तुम प्रिजम्पटिव में जाते हो, नो नीड टू मेंटेन बुक्स, बेटा बुक्स नहीं है तो ऑडिट नहीं, ऑडिट नहीं तो 31 जुलाई, कोई कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है इसमें। उसके बाद सैलरीड पर्सन या सिर्फ अदर इनकम है जिसको बिजनेस नहीं है, उनके लिए 31 जुलाई, बात खत्म। दो ड्यू डेट है 31 जुलाई 31 अक्टूबर, इज दैट ओके? ओके, अब आगे के सेक्शंस करेंगे। तो ये मैंने सिखाया 139(1), हाँ 139(1) के बाद मैं आपको अभी सिखाऊंगी 3 अलग अलग जो रिटर्न्स होते प्रकार के, ठीक है। अब देखो, पहला होता है यू कैन हैव दिस इन अ लैंडस्केप, आप नोटबुक ले सकते हो। मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे एक चीज सिखाने वाली हूँ, लैंडस्केप तरीके से। होल्ड योर बुक हॉरिजॉन्टली एंड देन यू विल गेट इट, ओके? यस, इस चैप्टर को मैं 2 पार्ट्स में कवर करने वाली हूँ बिकॉज आई हैव अ इम्पॉर्टेंट मीटिंग टुडे। आई वाज वेटिंग एक्चुअली कि लॉ क्लास आपकी खत्म हो जाए तो मैं स्टार्ट करूँ, बट और कल मैं मोस्टली आपको टाइमिंग थोड़ी देर में अभी कंफर्म भी कर दूंगी, क्योंकि मेरा कल अगर मेरा आरंभ बैच जो होता है ना प्री रिजल्ट वाला वो नहीं हुआ तो मैं अर्ली मॉर्निंग ही क्लास ले लूंगी आपके साथ। मे बी एकदम 8:30 नहीं किया तो 9 to 11:30 या 9 to 10:30 या 8:30 भी कर सकते हैं, सेफर साइड मार्जिन रखने के लिए, तो ITR खत्म हो जाएगा, है ना? यस, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड। मैम इफ कॉर्पोरेट आया तो 31 अक्टूबर, नॉन कॉर्पोरेट आया तो 31 जुलाई। श्वेता ऐसा नहीं बोल सकते, सही बोल रही है क्या श्वेता? मैम नॉन कॉर्पोरेट को ऑडिट आया तो 31 अक्टूबर, नहीं आया तो जुलाई। अच्छा, जिनको ऑडिट आता है, और एक बात, 31 अक्टूबर तो उनको ITR भरना है, लेकिन उनको 1 महीने पहले 30 सितंबर को ऑडिट रिपोर्ट देना है। हाँ, इसीलिए सुन के लो ना, ये उनके लिए आता है जिनको ऑडिट होता है। तो मैम आप कंपनी क्यों बोलते हो यार? सब कंपनीज को कंपनी एक्ट के अंदर स्टैट्यूटरी ऑडिट करना पड़ता है, ये बहुत लॉजिकल है, आपको ये लर्न भी नहीं। देखो, हर कंपनी को स्टैट्यूटरी ऑडिट कंपलसरी होता है और 1 महीना पहला आपको ऑडिट रिपोर्ट देना पड़ता है, 1 महीना पहला आपको ऑडिट रिपोर्ट देना पड़ता है।
नोबडी फॉलोज। वो निर्मला सीतारामन जी को लगता है कि देखो देखो आप पहले ऑडिट करो, आराम से आईटीआर बाद में भरो। बिलीव मी, इन माय ऑफिस आई डोंट डू दैट। मैंने अगर 30 सितंबर को ऑडिट रिपोर्ट फाइनल किया है तो ऑडिट रिपोर्ट इज बेस्ड ऑन फाइनेंशियल, तो उसके साथ ही हम रिटर्न भरते हैं। ये हाँ नहीं कर सकते, कोई फायदा ही नहीं है इसका। इनफैक्ट वो जो कुछ कुछ प्रोविजंस ना निर्मला सीतारामन जी की गवर्नमेंट जो लेके आ रही है ना, उससे ना बहुत दिक्कतें हो रही है। इनफैक्ट काम करने में प्रॉब्लम हो रही है। उनका इंटेंशन सही है, इरादा बुरा नहीं है, इंटेंशन अच्छा है, बट द वे द चेंजेस आर कमिंग इट्स मेकिंग अ ट्रबल टू पीपल रादर देन हेल्पिंग। आई होप दे no no I hope they make our life simple as a practicing CA at least अब अब लैंडस्केप में करते हैं रिटर्न्स के बारे में। सो एवरीथिंग अबाउट द रिटर्न्स विल डू, ठीक है। चलो रिटर्न्स में अब समझ लो, अगर मैंने बोला था रिटर्न इज फाइल्ड अंडर सेक्शन 139(1), इसका मतलब क्या होता है? पहले मैं एक रफ आपको दिखाती हूँ। एक रिटर्न्स आर फाइल्ड अंडर 139(1) का मतलब क्या होता है? दैट रिटर्न्स आर फाइल्ड, एक सेकेंड ना, दिव्या बोल रहे हैं मैम जिनको टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो उनको 31 अक्टूबर आईटीआर ड्यू डेट। बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली। आदित्य मैं 31 अक्टूबर का थर्ड पॉइंट फिर से नहीं एक्सप्लेन करेगी। यू डू नॉट ऑप्ट फॉर प्रिजम्पटिव बेसिस, तुमको प्रिजम्पटिव एप्लीकेबल है लेकिन तू उसके बाहर आ गया। मैम डिस्टर्बेंस आ रही है माइक में हल्की सी। आदित्य मैं 31 नहीं, ओके मैम 44AB बताओ, रिवाइज करो ना। ए श्वेता, पीजीपीपी के लेक्चर में हो गया 44AB। हाँ लेक्चर 4। अब त्रिशूल का भी रिवीजन नहीं कराऊंगी त्रिशूल रिवीजन लेक्चर है, त्रिशूल का भी रिवीजन कराओ, ये बहुत ज्यादा हो रहा है, ये मुझसे नहीं हो पाएगा श्वेता 44AB देख ले बेटा। श्रुति माइक में मेरे हिसाब से मे बी आई मस्ट हैव टच्ड इट बाय मिस्टेक, कुछ थोड़ा आया रहेगा। ओके अब रिटर्न्स की बात करते हैं। अब समझते हैं कि 139(1) में इट्स अ रिटर्न फाइल विद इन ड्यू डेट, इसको बोलते हैं ड्यू डेट वाला रिटर्न। आपको पता है ये जो ड्यू डेट होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपने बैकग्राउंड सा आ रहा है? नहीं बैकग्राउंड आवाज आ रहा है। ए अब देखो ना, एक हाथ बार बीच में आया रहेगा, आप चेक करो फिर से बताना मुझे, ठीक है। अब देखो रिटर्न्स में रिटर्न्स में क्या होता है? 139(1) में बोला मतलब इट इज फाइल विद इन द ड्यू डेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ड्यू डेट में फाइल करना, ओके। अगर आप लॉस रिटर्न है, अगर आपने रिटर्न्स में लॉस दिखाया तो इट इज 139(3). लॉस रिटर्न मस्ट बी फाइल्ड विद इन ड्यू डेट, या मस्ट बी फाइल्ड विद इन ड्यू डेट। क्या होगा इफ यू आर नॉट एबल टू फाइल विद इन ड्यू डेट? तो देर विल बी नो सेट ऑफ, तो सम लॉसेस कैन नॉट बी कैरीड फॉरवर्ड, सम लॉसेस कैन नॉट बी कैरीड फॉरवर्ड। नेक्स्ट वीक में आपका सेट ऑफ और एक किसी टॉपिक पे टेस्ट ले लूंगी, है ना, जैसे सेट ऑफ और आईटीआर पे भी मैं टेस्ट ड्राफ्ट कर दूंगी। मस्ट बी फाइल्ड विद इन ड्यू डेट, सम लॉसेस कैन नॉट बी कैरीड फॉरवर्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। और क्या होता है? ओके ये लॉस रिटर्न के बारे में। अब सुनो, इसी सीक्वेंस में अगर जाते हैं तो 139(4) है बिलेटेड रिटर्न। 139(4) क्या है? बिलेटेड रिटर्न। ये ड्यू डेट्स के ऊपर बहुत चर्चा हो गई है। करेक्ट है क्या? वर्टिकली लिखना है, बहुत अच्छा चार्ट बन रहा है।
कितने भी चार्ट बुक्स आप ले लो, जो आपने हाथ से लिखे हुए नोट्स होता है ना, वो बेस्ट होता है. Specified business is a normal business, beta. Belated return is possible in this business. I'll tell you. Wait. PCAच्या शीटमध्ये पुढे 2 नवीन कॉलम ॲड कर, बुक स्टेटस आणि दुसरा कॉलम कन्साइनमेंट नंबर. तर बुक स्टेटसमध्ये सेंड नॉट सेंड म्हणजे आपण जे काय असेल ते आपल्याला करायचं. आणि अब सुनो, अब बिलेटेड रिटर्न के बारे में. एक मैम बिलेटेड म्हणजे काय? अरे तुमने आपका ड्यू डेट मिस हो गया है ना, बट ज़्यादा टाइम नहीं है. बिलेटेड रिटर्न का पता है आपको कब तक फाइल करना है? टाइम लिमिट क्या होता है? 31 दिसंबर. हेलो 31 दिसंबर कैसे आता है वो मैं समझाती हूँ. और कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट. चेक असेसमेंट का कंप्लीशन मतलब इसका कोई असेसमेंट ईयर से लेना देना नहीं है. बच्चों की ये डाउट होती है. हेलो कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर. My name is Sankalp Phatak. Hello, mic check. Welcome to Tapovan. Hello. किसी और का आवाज आ रहा है बैकग्राउंड में. 1 मिनट में. हेलो चेक. हेलो चेक. I'll call प्रसाद 1 minute. प्रसाद या माईकला ना दुसऱ्याचा पण काहीतरी फ्रिक्वेन्सी आली आहे आणि आवाज. हां ये हां अरे नाही बरं. स्वप्नील सर की आवाज आ रही है. कोणाचा ह्याचा आलाय? चेक येतोय आवाज इथे. हेलो आता ऑन आहे. हेलो हेलो चेक. चेक. हेलो mic check. Hello, welcome to Tapovan. Hello mic check. Hello. स्वप्नील सर की आवाज आ रही है. तुम्हाला कसं वाटत असेल? Hello check. Hello check. Check students. Now see, can you hear me or can you hear somebody else? चलो टिल देन लिखते हैं. मुझे बता दो आप आवाज सही हो गई ना अभी? अच्छा, अब मैं बिलेटेड रिटर्न पे फोकस कर रही हूँ. नाउ ऑल ओके, ग्रेट. चलो अब बिलेटेड रिटर्न्स के लिए 31 दिसंबर और कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर. ये कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट का नोट डाउन करिए. असेसमेंट ईयर से कोई लेना देना नहीं है. असेसमेंट प्रसाद
प्रसाद कॅमेरा डिस्कनेक्ट झाला आता, एक मिनिट. बॅटरी लो, कॅमेराची आली बॅटरी लो. चार्जिंगला आहे का नाही आहे? आले ना? हाँ. नहीं नहीं, उस पर नहीं लगेगा, वो मेरे चेकिंग के लिए. काय झाले? हो, माझं चालू आहे. चालू आहे, चालू आहे. तिकडे नाही, काही पण नाही. काय झालं बघ? चार्ज नाही होतं का? प्रसाद, ही फुल स्क्रीन कर, मी लिहिते. मुलं तोपर्यंत लिहितील. ऐकलं का? हां. आवाज जातोय ना? यू गाइस कीप राइटिंग, इवन इफ यू कांट सी मी, कीप राइटिंग. कीप राइटिंग. एक बार लिखने के बाद मैं आपको दिखा दूंगी, ठीक है? मी स्क्रीनच्या मध्ये आहे प्रसाद आता. ओके, नाउ लिसन. आप जो भी एडजस्टमेंट्स हो रही है तब तक आप लिखना चालू रखो, ठीक है? देखो 31 दिसंबर कहाँ से आया? 31 दिसंबर कहाँ से आया? यू नो फ्रॉम वेयर दिस 31 दिसंबर हैज कम? एक्ट में क्या बोला है? 31 दिसंबर के लिए उन्होंने क्या शब्द यूज किया है? 3 months बिफोर द एंड ऑफ AY. नहीं नहीं, वो पहले का है. देखो 3 months बिफोर द एंड ऑफ AY. 31 दिसंबर कहाँ से आया? गायब, मी परत गायब झाले. आले. 3 months बिफोर द एंड ऑफ AY. ओके, 3 months बिफोर द एंड ऑफ AY. ठीक है, ठीक है. सो 31 दिसंबर इज 3 months बिफोर द एंड ऑफ AY. अब मैं आपको ये बहुत डिटेल में भी समझाऊंगी. अब बिलेटेड रिटर्न्स के नीचे क्या पॉइंट लिखना है? एक, कब तक आप कर सकते हो बिलेटेड रिटर्न्स? ओके, कब तक बिलेटेड रिटर्न फाइल हो सकता है? 31 दिसंबर फ्रॉम एंड ऑफ AY. मतलब कैसे होता है पता है? आपका PY कौन सा है? 22, 23. AY कौन सा है? 23, 24. एंड ऑफ AY क्या होता है? एंड ऑफ AY इज 31 मार्च 24. ओ या, एक मिनट. हाँ, एंड ऑफ AY इज 31 मार्च 24. इसके पहले 3 months, 3 months पहले, माने उल्टा जाओ, मार्च के पहले फेब, जैन और फिर 31 दिसंबर. कौन सा वाला 31 दिसंबर? 2023. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज हाउ इट कम्स. एक्ट ये नहीं बोलता 31 दिसंबर. क्यों मैम डायरेक्टली नहीं बोलता है? नहीं ना, थोड़ा करो ना इंटरप्रिटेशन, दिमाग लगाओ ना. 3 months बिफोर द एंड ऑफ द AY. दूसरी बात, कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट का मतलब AY नहीं है, असेसमेंट ईयर नहीं है. कंप्लीशन ऑफ AY मतलब असेसमेंट होना, मतलब आपका चेकिंग होना. और आपका चेकिंग कौन करता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करता है. आपका चेकिंग कौन करता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. आप ये लिख के लो, मैं मस्त एक टाइमलाइन फॉर्म में आपको एक पूरा डेट्स और ये सब दिखाने वाली हूँ. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एग्जाम व्यू पॉइंट से, एग्जाम में स्कोर करने के लिए. December 31, 2023. Is that okay?
या चेकिंग बाय द इनकम टैक्स ऑफिसर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अब बिलेटेड रिटर्न के क्या फंडे, कुछ पनिशमेंट मिलेगी बिलेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए? यस, सम लॉसेस कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड, लिखो सम लॉसेस कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड। कौन सा लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा? कोई भी बिजनेस लॉस, कोई भी बिजनेस लॉस, ये कोई भी हुआ, कोई भी बिजनेस लॉस हो, कोई भी बिजनेस लॉस हो, ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, कोई भी। इट कुड बी स्पेकुलेशन, इट कुड बी नॉन स्पेकुलेशन। बैटरी का इशू आ रहा है, क्या पता, देखेगा प्रसाद। कोई भी बिजनेस लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। प्रसाद परत कॅमेरा गायब झाले में। हाँ, आज के लेक्चर को business loss. You can hear me, so just understand. We'll talk. I'll talk till then. कोई भी business loss हो ना, you all can listen to me. So just keep listening. So कोई भी business loss हो वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। कोई भी बिजनेस लॉस हो वो क्या होगा? वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। सो एनी बिजनेस लॉस विल नॉट बी कैरीड फॉरवर्ड, करेक्ट? हाँ, तो कोई भी बिजनेस लॉस क्या होगा? कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। यस, भले ये कोई भी हो, दिस कुड बी 35 AD बिजनेस, इट कुड बी स्पेकुलेशन वाला बिजनेस। आप बताओ, टिल देन यू जस्ट लिसन टू मी इवन इफ यू कांट सी मी। आप मुझे ये बताओ कौन सा जो ये होता है ना, और कौन सा लॉस है जो आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते? नहीं, वैसा नहीं, रिटर्न टाइम पे नहीं फाइल करने के लिए। तो अगर लॉसेस, सम लॉसेस कैन नॉट बी कैरीड फॉरवर्ड फॉर बिलेटेड रिटर्न। क्यों कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता? इफ रिटर्न इज फाइल लेट। आपको बिजनेस करना है तो आपको रिटर्न्स ड्यू डेट में फाइल करने ही पड़ेंगे। अगर आपने बिलेटेड रिटर्न फाइल किया तो लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। गाइज, यू कैन जस्ट लिसन टू मी, जस्ट लिसन टिल देन, ओके? और कौन सा लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा? कैपिटल गेन्स का लॉस। कौन सा लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा? कैपिटल गेन्स का लॉस। कोई भी हो, एसटी, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। देन और कौन सा लॉस है? लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। कौन सा लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकता है? एचपी वाला लॉस, एचपी वाला लॉस, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, ये कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। अनअब्जॉर्ब में ये सब आ जाता है, फैमिली प्लानिंग, साइंटिफिक रिसर्च, ऑल दैट कम्स अंडर दैट। प्रसाद को बोलते स्क्रीन तो बदल दे देना बड़ा करके। आ गया आ गया आ गया। प्रसाद तोपर्यंत स्क्रीन हेलाव ना, स्क्रीन मोठा कर ना। आज मला लेक्चर एक तर 12:30 पर्यंतच घ्यायचं आहे। HP loss, unabsorbed depreciation can be carried forward.
अब देखो, HP लॉस, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कैन बी कैरीड फॉरवर्ड. Can be carried forward. Correct? आ गया, ये सही आ गया. अच्छा बताओ, और कुछ चीजें, और क्या नहीं मिलेगा अगर बिलेटेड रिटर्न फाइल किया? इफ बिलेटेड रिटर्न तो क्या नहीं होगा? बिलेटेड रिटर्न के साथ नहीं मिलेगा. नो डिडक्शंस. कौन से नहीं मिलेंगे? राइट डाउन. नो डिडक्शंस अंडर 80 I सीरीज, 80 RRB, 80 QQB और 80 JJAA. ये डिडक्शंस आप क्लेम नहीं कर पाओगे अगर आप बिलेटेड रिटर्न फाइल करते हो. एंड 10AA. नोट इट डाउन. Please note it down. You will be able to see me in a whatever sometime. Don't worry. मैं okay. So belated return के लिए no deductions, no 80 I series, no RRB, no QQB, no 80 JJAA, no 10AA. ये चैप्टर 6 से मिलता है तुषार. पूरा चैप्टर 6 से नहीं बोलने का. चैप्टर 6 से में से सिर्फ 80 RRB, QQB एंड JJAA. समझा? चैप्टर 6 से मिलेगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं बोल रही हूँ आपको, एग्जाम व्यू पॉइंट से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. माने पता है, मैंने यहाँ पे आपको ड्यू डेट वाला एक लिखा था ना, ये ड्यू डेट में क्यों टाइम पे फाइल करना चाहिए? वाई शुड अ रिटर्न बी फाइल विद इन ड्यू डेट? वाई? बिकॉज of carry forward of some losses. Then to claim some deductions. Claim so that you can claim some deductions. तुमको पता है कौन से deductions तुम claim कर पाओगे? हाँ, अगर आप 80 JJAA, ये employment वाला है, 80 RRB है, 80 QQB है, ये आप क्लेम करना चाहते हो तो आपने विद इन ड्यू डेट I सीरीज, 80 I सीरीज है ना बेटा, वो आपको फाइनल के लिए, वो अभी नहीं है, ये आपको फाइनल के लिए है. समझ में आ रहा है? एंड 10AA. या सो दैट सम लॉसेस कैन बी कैरीड फॉरवर्ड. बिजनेस कैपिटल लॉस 35 ADB आएगा. बिजनेस लॉस, कैपिटल लॉस, ये सब होना चाहिए. बिलेटेड रिटर्न कंप्लीट नहीं हुआ है और भी पनिशमेंट मिलेगा. बिलेटेड रिटर्न कंप्लीट नहीं हुआ है और भी पनिशमेंट मिलेगा. हाँ, एक मिनट. सम लॉसेस कैन बी कैरीड फॉरवर्ड, एब्सोल्युटली. एंड इफ बिलेटेड रिटर्न इज फाइल, कुछ डिडक्शंस नहीं मिलेंगे, कुछ लॉसेस नहीं होंगे, कुछ डिडक्शंस नहीं मिलेंगे. इतना ही नहीं, आपको 234A का इंटरेस्ट लगेगा, प्लस आपको लेट फी लगेगी. लेट फीस अंडर 234F. तो जब मैं 234F पढ़ाऊंगी वो समझेगा. 234A का इंटरेस्ट लगेगा, 234F की लेट फीस लगेगी. ये होता है बिलेटेड रिटर्न्स की पनिशमेंट. कैन लॉस रिटर्न बी बिलेटेड? प्रीति, नो. हमने लिखा है लॉस रिटर्न मस्ट बी फाइल्ड विद इन ड्यू डेट. पहले ये कंप्लीट करो. देखो मैंने यहाँ लिखवा के दिया है प्रीति, इट मस्ट बी फाइल्ड विद इन ड्यू डेट. क्यों सवाल आया तुझे फिर? इट मस्ट बी फाइल्ड विद इन ड्यू डेट लिखवा के दिया तो है. या तो ये हुआ बिलेटेड रिटर्न के बारे में. कैन अ बिलेटेड रिटर्न बी रिवाइज्ड? Yes, a belated return can be revised. So ये होता है complete understanding. A belated return can be revised.
किसने बहुत अच्छे से चार्ट बनाया होगा तो टेलीग्राम ग्रुप पे भेजिए, या इंस्टा पे डाल के मुझे आप टैग भी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया सा मुझे रिटर्न्स का चार्ट चाहिए। आई वांट अ ब्यूटीफुल चार्ट फॉर ITR चैप्टर ऑफ दिस ऑल रिटर्न्स इन वन पेज। फिर से बनाना पड़ेगा तो प्रैक्टिस के लिए फिर से बनाइए आप। यस, बिना देख के आप बनाइए तो आपको कवर अप हो जाएगा। देखो ये 139.4, अभी 2 रिटर्न्स और है, 3 है रादर। एक है रिवाइज रिटर्न 139.5, फिर आता है अब नया जो एक ऐड हुआ है अपडेटेड रिटर्न 139.8 और फिर आता है डिफेक्टिव रिटर्न 139.9। फिर ये रिटर्न्स का चार्ट हो जाता है कंप्लीट। इसको बोलते हैं एक जगह पे आपने पूरा चार्ट बना लिया। मैम हमको पता नहीं था इतनी सी जगह है, जो भी है फिर से बना लो। आपको पता है आप जब घर से निकलते हो और एक स्पेसिफिक रोज का आपका जो रास्ता होता है, आप गाड़ी अगर चला रहे हो या आप चल के आ रहे हो एक जगह से कहीं, आप भले सोचते सोचते कुछ और सोच रहे हो, ख्यालों में हो, बट फिर भी आप सही जगह पहुंच जाते हो बिकॉज वो रोज का रास्ता है आपका। तो यही अगर यही चार्ट आप रोज बनाओगे, बार बार बनाओगे, तो ये आपको रूटीन जैसा लगेगा। तो अगर कोई चीज़ आपको डिफिकल्ट लगती है तो ये मेरा टिप है कि आपने उसको 10 बार तो भी लिख के ले लेना चाहिए। आपको लगता है ये डिफिकल्ट टू रिमेंबर है, write it down 10 times. Every day make this chart 2 times. ITR का चैप्टर इज डन एंड सॉर्टेड। ओके, यस। तो लॉस रिटर्न में कौन से लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे? आदित्य ये देख लिखवा के दिया है, कौन से लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। चलो बताओ कौन से लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। ये सेट ऑफ के लेक्चर में भी कवर किया होगा मैंने, सेट ऑफ के लेक्चर में भी कवर किया होगा कि कौन से लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। इसने देखा नहीं है कब से मैम सेट ऑफ का लेक्चर डालो बोल रहा था, कहाँ देखा है? कल देखा है, ठीक है। अब देखो कौन से लॉस नहीं होंगे। आदित्य कौन सा लॉस नहीं होगा? बिजनेस लॉस नहीं होगा, कैपिटल गेन्स का लॉस नहीं होगा, एंड लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। HP लॉस, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, अनअब्जॉर्ब एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, ये कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं। हाँ, अब देखते हैं, अब आएगा 139.5। तो आज आपका होमवर्क ये है कि आप मुझे बिल्कुल टैग करेंगे और मुझे दिखाएंगे। क्या होता है, मैं क्यों बोलती हूँ टैग करो इंस्टा पे, किसी बच्चे ने बनाया, किसी का चार्ट अच्छा है, किसी को देख के और आइडिया आ जाता है, इंस्पिरेशन आता है कि मैंने भी बनाना चाहिए। ठीक है, 139.5 इज रिवाइज्ड रिटर्न। रिवाइज रिटर्न्स, इसका टाइम लिमिट क्या है? सेम, कब तक हम रिवाइज कर सकते हैं? 31 दिसंबर और कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज मैम अलग से सबसेक्शन क्यों बनाया लॉस रिटर्न के लिए? बस उनको लगा बनाना चाहिए कि लॉस रिटर्न 139.3 में, लेकिन जब तक कोई भी एक सबसेक्शन एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट नहीं करते तो डरने की बात नहीं है, बात सेम ही बोल रहे हैं ना, तो रहने दें। यस, टाइम लिमिट 31 दिसंबर कैसे आया? 3 months बिफोर एंड ऑफ AY। इधर AY है असेसमेंट ईयर, ये असेसमेंट ईयर नहीं है, ये असेसमेंट मतलब इनकम टैक्स ऑफिसर ने चेकिंग कंप्लीट कर दिया। इसका हमें कैसे पता चलेगा? एग्जाम में नहीं दिया है तो ये यूज ही नहीं करने का। एग्जाम में अगर डेट कंप्लीशन इनकम टैक्स ऑफिसर ने ना फलाना फलाना डेट को असेसमेंट कंप्लीट कर दिया, ये डेट दिया है तो ही यूज करना, अदरवाइज कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट का डेट नहीं दिया है तो डोंट वरी अबाउट इट। नाउ विच रिटर्न्स कैन बी रिवाइज्ड? ओरिजिनल रिटर्न, ओरिजिनल म्हणजे फाइल्ड अंडर 139(1) ड्यू डेट में, देन बिलेटेड रिटर्न अंडर 139(4) एंड रिवाइज रिटर्न। ओहो, तो मैंने एक बार रिवाइज कर दिया, मेरी फिर से गलती हो गई, उसको रिवाइज कर सकती हूँ? हाँ। क्या रिवाइज रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं? हाँ। मैम कितनी बार रिवाइज कर सकते हैं? ओहो, बार 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 करते हो लोग, लेकिन टाइम खत्म हो जाएगा। टाइम 31 दिसंबर ही है, टाइम ही खत्म हो जाता है। इनफैक्ट बहुत कम टाइम कर दिया, पता है क्या?
ये निर्मला सीतारामन जी की गवर्नमेंट का चेंजेस है। देखो मैं आपको बोल रही थी ना, पहले रिवाइज करने का टाइम 2 साल का था, बिलेटेड का रिटर्न्स का टाइमिंग 2 साल था। अब तो जैसा ना रिटर्न मैंने अक्टूबर में भर दिया, बस नवंबर दिसंबर 2 ही महीने बचे रिवाइज करने के लिए, अगर गलती तब तक स्ट्राइक ही नहीं होती। इसी कारण उनको अपडेटेड रिटर्न का कॉन्सेप्ट लेके आना पड़ा। पहले या तो इतना रिवाइज के टाइमिंग्स, बिलेटेड के टाइमिंग्स बहुत स्लैश कर दिए, एकदम कट डाउन कर दिए, करना ही नहीं चाहिए था। एक आध साल तो रखना चाहिए था ये डेट। अपडेटेड रिटर्न इज अ न्यू कॉन्सेप्ट। अपडेटेड रिटर्न कांट बी रिवाइज, अपडेटेड रिटर्न कांट बी रिवाइज, वो एक ही बार भर सकते हैं। अपडेटेड रिटर्न कैन नॉट बी रिवाइज्ड। अच्छा थर्ड, बस रिवाइज रिटर्न में इतना ही है टाइम लिमिट। और कौन से रिटर्न रिवाइज हो सकते? बस एक रिटर्न रिवाइज नहीं हो सकता। हाँ वो तो है ही। और रिटर्न फाइल्ड अंडर, ऑफ कोर्स लॉस रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। रिटर्न फाइल्ड अंडर सेक्शन 142(1) cannot be revised. What is 142(1)? 142(1) is ITR filed after notice from AO. तुमने खुद से नहीं भरा, हाँ एओ ने नोटिस भेजा कि यार हमने ऑब्जर्व किया है ड्यू डेट खत्म हो गई है, अब तक तुमने रिटर्न नहीं भरा, व्हाट इज दिस, फाइल अ रिटर्न, ही सेंड अ नोटिस टू यू। अब ये नोटिस में जो तुम रिटर्न भरते हो ना बॉस, इसको तुम रिवाइज नहीं कर सकते। ओरिजिनल रिटर्न रिवाइज हो सकता है, जी हाँ रिवाइज रिटर्न रिवाइज हो सकता है, बिल्कुल सही। इस पे आईसीआई को ये क्वेश्चन पूछना बहुत पसंद है कि है ना मैंने ना कुछ तो गलती कर दी रिटर्न में, मुझे ना वो गलती है ना जनवरी में रियलाइज हुई, कैन ही नाउ रिवाइज द रिटर्न? द आंसर इज नो, बिकॉज जनवरी में रियलाइज होने का फायदा ही नहीं है, क्योंकि रिटर्न की जो गलती है आपको लास्ट कब तक स्ट्राइक होनी चाहिए, 31 दिसंबर तक, क्योंकि 31 दिसंबर इज द लास्ट डेट फॉर रिवाइजिंग द रिटर्न। 31 दिसंबर इज द लास्ट डेट फॉर रिवाइजिंग द रिटर्न। समझ में आ रहा है? 31 दिसंबर इज द लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न। इज दैट ओके? ये हो गया रिवाइज रिटर्न। अब आगे 2 है। क्या मैम हमको स्पेस सफिशिएंट नहीं पढ़ रहे? हाँ अब मुझे ये वाले डाउट्स पसंद नहीं, और नॉट एटलीस्ट विद स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरे साथ एक बार पढ़ लिया, आपको पता है ये वाले डाउट्स मुझे नहीं बोलना अभी। आप तुम रुक जाओ, मैं टाइमलाइन से सब दिखाऊंगी, अपडेटेड रिटर्न भी दिखाऊंगी और ये रिटर्न भी दिखाऊंगी। बीच में इधर आएगा 139(8)A, ये कौन सा है? अपडेटेड रिटर्न, ये नया है। हाँ दिस इज अ न्यू कॉन्सेप्ट। एंड यू हैव 139(9) विच इज डिफेक्टिव रिटर्न। हो गया, रिटर्न्स में इतना तो है चार्ट। और क्या है? और रिटर्न्स में अभी होगा कि बाबा 234(F) की पेनल्टी क्या लगेगी, पैन और आधार का लिंकिंग करना जरूरी है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स के बारे में से थोड़ा सा पार्ट है। हो गया, पैन कोड करना कब कंपलसरी है, ये कल मैं पार्ट 2 में कंप्लीट करा दूंगी। उसके क्वेश्चंस भी 2-3 क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेंगे। आ गया। अपडेटेड रिटर्न पेंडिंग रखती हूँ, पहले डिफेक्टिव रिटर्न कंप्लीट कराती हूँ। अपडेटेड रिटर्न में कुछ बहुत सी चीजें बताने के लिए। डिफेक्टिव रिटर्न्स, डिफेक्टिव रिटर्न में क्या हो जाता है, देयर इज सम एरर और ओमिशन। जब आप रिटर्न भरते हो ना बेटा, बहुत जैसे एक फॉर्म भरते हो ऑनलाइन, कहीं कहीं स्पेसेस होते हैं, कुछ कॉलम्स होते हैं। रिटर्न्स के पेजेस है ना, कभी 40 पेजेस का रिटर्न है, कभी 30 पेजेस का आईटीआर है, अलग अलग आईटीआर्स होते हैं, अलग अलग फॉर्म होते हैं। तो देखो कभी कभी एरर्स होते हैं, एरर्स या ओमिशन हो जाता है। आपने रिटर्न भर दिया बट आपके हाथ से कुछ ओमिट हो गया, कुछ एरर्स या ओमिशन हो गए। क्या हो गया? देयर आर सम एरर्स और सम ओमिशंस। एरर्स या ओमिशन हो गए, आपको पता ही नहीं चला, आप तो इस भ्रम में हो कि मैंने रिटर्न सही भर दिया। यू फाइल्ड रिटर्न, यू आर नॉट अवेयर कि यू मिस्ड आउट ऑन सम पार्ट। तो यहाँ कौन बताता है? सम एरर्स एंड ओमिशंस आर देयर, एओ इन्फॉर्म करेगा। एओ इन्फॉर्म्स अबाउट द डिफेक्ट। ही विल से बॉस ये एक डिफेक्टिव रिटर्न है। हाँ कुछ एरर्स और ओमिशन हो गए रिटर्न भरते वक्त, ओमिशन हो गए ज्यादा करके, तो एओ इन्फॉर्म्स अबाउट द डिफेक्ट।
अब तुमको इन्फॉर्म किया तो तुमने चुपचाप बैठने का, क्या करने का, यू हैव टू एक्ट ऑन इट, नो. So you come to know about the defect. What is your job? Now you have to rectify the defect. So पहला पार्ट ये है कि पहला तो आपके हाथ से कुछ एरर और ओमिशन हो गए. पहला एरर और ओमिशन हो गए और एओ ने आपको इन्फॉर्म किया. अब एओ ने इन्फॉर्म करने के बाद चुपचाप नहीं बैठने का. assessee must rectify the defect within 15 days. assessee must rectify the defect within 15 days. झेपता है क्या? हाँ, रेक्टिफाई करने का पहले तो विदिन 15 डेज. इफ नॉट पॉसिबल, नहीं, यू कैन रिक्वेस्ट फॉर मोर टाइम. नॉट पॉसिबल विदिन 15 डेज. आप बोलते यार 15 डेज का टाइम कम है, तुम आउट ऑफ स्टेशन हो या योर सीए इज आउट ऑफ स्टेशन, देन यू कैन रिक्वेस्ट फॉर एडिशनल टाइम. अगर उसने एडिशनल टाइम दिया तो सही है, नहीं दिया तो हम कुछ नहीं कर सकते. यू कैन रिक्वेस्ट फॉर एडिशनल टाइम. मान के चलो आपने रेक्टिफाई हुआ नहीं डिफेक्ट, जो भी रीजन है, आपको एडिशनल टाइम नहीं मिला, आपने रेक्टिफाई ही नहीं किया, देन द डिफेक्टिव रिटर्न इफ डिफेक्ट कंटिन्यूज, नहीं, इफ डिफेक्ट कंटिन्यूज it is as if you have not filed a return. मतलब आपने रिटर्न फाइल ही नहीं किया, प्रोविजंस ऐसे अप्लाई हो जाएंगे जैसे कि आपने रिटर्न फाइल ही नहीं किया. तो मान के चलो अगर लॉस का रिटर्न है तो ऐसा अज्यूम किया जाएगा आपने फाइल ही नहीं किया, तो बॉस वो लॉस आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते. एओ अग्रीज, ग्रेट. ही सेज ओके चलो 15 नहीं, महीना भर का टाइम है, कर दो. उसने टाइम दिया तो सही, तो ठीक है, नहीं दिया तो बॉस कुछ नहीं कर सकते. नहीं दिया तो अपन कुछ नहीं कर सकते. The return will be treated as if boss you've never filed the returns, as if you have never filed the returns. Is that okay? हमने डिफेक्ट रेक्टिफाई किया है क्या? आई डोंट रिमेम्बर. नहीं, आस्किंग ऑफिस में मैंने अभी कभी किया होगा तो वैसा मुझे ऐसे याद तो नहीं आ रहा है, बट पॉसिबल होगा. एक हाथ केस में किया होगा इन 20 ईयर्स, ऐसे स्पेसिफिकली याद नहीं, क्योंकि क्या होता है ना, एवरी रिटर्न आई डोंट सिट एंड फाइल, आर्टिकल्स आर फाइलिंग. सो एक हाथ कॉलम कुछ छूट गया होगा तो एक हाथ नोटिस आया रहेगा, बट इट्स नथिंग मेजर. सो आई डोंट रिमेम्बर ऐसे कि अरे बाप रे बहुत बड़ी गलती हो गई और कुछ ऐसा ये हो गया, ऐसा कुछ नहीं है. एक हाथ किया होगा हमने फाइल. ओके, तो ये हो गया. अच्छा, डिफेक्टिव में एक इंपॉर्टेंट बात, इफ नो टैक्सेस आर पेड, टैक्स नहीं पेड किया, टैक्सेस आर, ऐसा करते हैं, टैक्सेस आर नॉट पेड, कैन आई स्टिल फाइल अ रिटर्न? यस. जीएसटी अलग और इनकम टैक्स अलग. जीएसटी में ना बिना टैक्स पे किए रिटर्न ही कर सकते. आपने पेमेंट नहीं किया तो यू कांट फाइल द रिटर्न in GST, but in income tax I can file the return even without paying the taxes. So if taxes are not paid, it is not defective. It is not defective. मतलब क्योंकि टैक्स पेड नहीं है, डिफेक्टिव रिटर्न है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. सो विदाउट टैक्स पेमेंट ITR कैन बी फाइल्ड. कभी कभी क्लाइंट बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या करूँ? ऐसे कुछ नहीं, रिटर्न तो भर दे टाइम पे, टैक्सेस बाद में पे करना, आपका इंटरेस्ट कंटिन्यू होते रहेगा. विदाउट टैक्स पेमेंट ITR कैन बी फाइल्ड, GSTR कांट बी फाइल्ड. बट इट इज नॉट ट्रू ओनली फॉर अपडेटेड रिटर्न. अब जो सिखाऊंगी, अपडेटेड रिटर्न बिना टैक्स के पेमेंट फाइल नहीं होता और फिर उसको डिफेक्टिव माना जाएगा, वो एक्सेप्ट नहीं होगा. ठीक है, अपडेटेड के बारे में सिखाना है. विदाउट टैक्स पेमेंट इनकम टैक्स का रिटर्न, चलो कंक्लूजन, बिना टैक्स पेमेंट के क्या इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल हो सकता है? हाँ. क्या उसको डिफेक्टिव माना जाएगा? नहीं, इट वोंट बी ट्रीटेड एज डिफेक्टिव. वो नया वाला रिटर्न आया ना, एक नया वाला कॉन्सेप्ट, अपडेटेड रिटर्न, उसके साथ टैक्स पे करना जरूरी है. यस. सो ओनली अपडेटेड रिटर्न कैन नॉट बी फाइल्ड, इवन GST रिटर्न कैन नॉट बी फाइल्ड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्सेस. सो हियर अपडेटेड रिटर्न्स
in income tax which comes under 139(8)(a) plus GST returns, these cannot be filed without payment. This cannot be filed without payment. इंटरेस्ट कंटिन्यू होगा. हाँ, ये विदाउट पेमेंट आप जब टैक्स रिटर्न फाइल करोगे तो इंटरेस्ट उसका कंटिन्यू होते रहेगा, इंटरेस्ट तो लगता ही रहेगा. ठीक है. यस, अभी एक ही पार्ट बचा है अपडेटेड. मैं थोड़ा सा पार्ट अपडेटेड का बताऊंगी, फिर आई स्टॉप द लेक्चर क्योंकि मुझे आज बाहर जाना है. तो मैं अपडेटेड रिटर्न थोड़ा सा बताती हूँ. तो क्या हो जाएगा, फिर ये अपना एक चार्ट जो मेन है चैप्टर का मेन कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है ना. सो आई विल टॉक अबाउट व्हाट हियर अपडेटेड रिटर्न. ठीक है. मैं पहले अपडेटेड रिटर्न यहाँ कहीं नीचे लिखती हूँ और फिर वहाँ पे अब ऊपर उसको आप ऐड कर सकते हैं. आप ऊपर ही लिखिएगा, मुझे वहाँ पे स्पेस कम होगा इसलिए बता रही हूँ. नाउ व्हाट इज इट, आई विल एक्सप्लेन यू इन अ वे. ये मैं जो पार्ट बोल रही हूँ वो लिखने की जरूरत नहीं है अभी आपको, ये बाद में लिखने का टाइम दूंगी. देखो PY कौन सा है, 22, 23. हाँ, 2 मिनट लिखना मत. PY 22, 23 ये जो ईयर है, इन दिस यू अर्न द इनकम. इनकम इज अर्नड. इस इनकम का आगे AY 23, 24 में ITR की ड्यू डेट आती है. अगले साल में आप रिटर्न भरते हो. सो इसकी ड्यू डेट 139(1) में. तो मानो मैं आपके लिए बता रही हूँ ईयर 1 अप्रैल 22 टू 31 मार्च 23 की बात कर रही हूँ. तो इसकी ड्यू डेट क्या होगी, मार्च खत्म होने के बाद. मार्च खत्म हो गया तो कुछ लोग रिटर्न भरेंगे 31 जुलाई 23, कुछ लोग भरेंगे 31 अक्टूबर 23, कुछ लोग 30 नवंबर 23. ये वाली अपने को एप्लीकेबल नहीं है. ठीक है मैम, अगर ये डेट मुझसे मिस हो गई तो अब आता है 139(4) बिलेटेड रिटर्न की डेट. अब बिलेटेड रिटर्न की डेट होती है 31 दिसंबर 23 या कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर. सो और कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट जो होता है, ये डेट आपको क्वेश्चन में दी गई तो उसको यूज करना. कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट की डेट नहीं दी तो उसको यूज मत करना. ये दोनों में से विच एवर इज अर्लियर, ये होता है बिलेटेड एज वेल एज रिवाइज रिटर्न. एज वेल एज रिवाइज रिटर्न. अब मैम कुछ केसेस में अपडेटेड रिटर्न है. ये देखो यहाँ आगे जाए, ये आएगा 139(8)(a). ये क्या है, ये अपडेट करने का टाइम है 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ AY. इसका टाइम दिया है 2 years फ्रॉम एंड ऑफ AY. एंड ऑफ AY. नाउ व्हाट इज योर PY? योर PY इज 22, 23. उसका AY क्या है, 23, 24. एंड ऑफ AY क्या होता है, 31 मार्च 24. 2 years फ्रॉम दैट, मतलब यू कैन फाइल एन अपडेटेड रिटर्न अप टू यहाँ से 2 years. सो 31 मार्च 26 तक यू हैव अ स्कोप फॉर फाइलिंग अपडेटेड रिटर्न. अपडेटेड रिटर्न इज नॉट सिंपल, इट हैज़ लॉट ऑफ कंडीशंस. कब फाइल करना है, कब नहीं फाइल करना है, ये बहुत ज़रूरी है. ये देखा आपने एक ही ईयर का, देखो टाइमलाइन कैसे आ गई आपकी. ये आपकी टाइमलाइन आ गई. PY 21, 22, 22, 23 में पैसे कमा लो, अगले साल में उसका रिटर्न्स भर दो, ड्यू डेट में भर दो. ऊपर मैंने सब आपको बता दिया ड्यू डेट में भरना क्यों ज़रूरी है. लॉसेस कैरी फॉरवर्ड होंगे, कुछ डिडक्शंस मिलेंगे, फलाना फलाना. फिर बिलेटेड रिटर्न, कौन से रिटर्न्स आप रिवाइज कर सकते हो. फिर आता है 139(8)(a) विच इज़ अपडेटेड रिटर्न. अपडेटेड रिटर्न का टाइम आपका जो PY है, PY 22, 23 है, आपके लिए अपडेटेड रिटर्न बोला गया 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ AY. AY 23, 24 माने एंड ऑफ AY है 31 मार्च 24. 2 years फ्रॉम दैट मीन्स 31 मार्च 26. अपडेटेड रिटर्न्स अगर आप ऐसे भी याद रखोगे तो बिल्कुल सही है. ये सिर्फ गवर्नमेंट ने अपनी साइड से सोच के अपने बेनिफिट के लिए ये कॉन्सेप्ट लेके आया है, आपके लिए नहीं है. ये बेनिफिट और ये सिर्फ फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के हिसाब से. क्यों मैम, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें हैं. ये पार्ट मैं अभी कंटिन्यू करूँगी कल. आई हैव अ इंपॉर्टेंट मीटिंग, अदरवाइज आई वुडंट हैव स्टॉप द लेक्चर. आई वुड हैव टेकन कंप्लीट ITR, बट बिकॉज आई हैव टू रीच समवेयर
I will stop the class here and tomorrow timing I think I'll keep it at 8:30 only. फिर भी मैं कुछ भी अपडेट होगा तो अपना टेलीग्राम पे कर दूंगी. Now I will stop. Tomorrow I will take the lecture at 8:30. 8:30 to अपन 10 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा पूरा ITR उसका क्वेश्चन डिस्कशन वगैरह आई विल कंप्लीट इट. सो आई विल कंप्लीट ITR का टॉपिक. तो मंडे से मैं क्या करूँगी पता है क्या? या सो फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स आई विल टेक सैलरी. मंडे से मुझे सैलरी के लिए 2 से 3 लेक्चर्स जो भी लगेंगे, ऐसे कुछ प्लान नहीं किया जितना टाइम लगेगा. अगर पॉसिबल हुआ तो संडे को मैं चेक करती हूँ कौन सा प्री रिकॉर्डेड लेक्चर आपको देना होगा तो मैं आपको दे दूंगी. ऐसे छोटी सी कॉन्सेप्ट 1-8 घंटे का, जैसे हाफ एन आवर 40 मिनट्स, बट जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं आपके साथ कराऊंगी. फिर मंडे ट्यूसडे एक दिन मैं आपकी टेस्ट भी ले लूँगी. सेट ऑफ के चैप्टर पर टेस्ट लेंगे और ITR के चैप्टर पर टेस्ट लेंगे. इज दैट ओके? यस. तो कल का टाइमिंग 8:30 to 10 होगा. इफ़ एनी चेंजेस there please check telegram group. Please check the telegram group अगर कोई चेंज होगा तो. is that okay? yeah. ठीक है. yes. so thank you dear students. I will see you on tomorrow.